हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड। पेपर हम पढ़ रहे थे सेकंड। कौन सा? सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण, ठीक है। यूनिट हमारी कौन सी थी? सेकंड चल रही थी। सेकंड स्टार्ट की थी हमने लास्ट क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कॉशी समाकलन, कॉशी इंटीग्रेशन। यानी जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है फलन का, तो ऐसे ही क्या होता है, सम्मिश्र फलन होते हैं, उनका भी हमारे पास क्या होता है, समाकलन होता है। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ थ्योरम्स कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी। कंटूर क्या होता है, नियमित चाप क्या होता है, जॉर्डन चाप क्या होता है। एक डेफिनेशन आज और हम पढ़ेंगे, वो है संवृत चाप। संवृत चाप क्या होता है, पहले परिभाषा लिखते हैं। एक कंटूर संवृत चाप कहलाता है यदि यह स्वतः यदि यह स्वतः को नहीं काटता है। स्वतः को नहीं काटता है। जैसे इस टाइप का अगर आपको दे रखा है, इस टाइप का आपको ग्राफ दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास संवृत चाप कहलाएगा। यानी ऐसा चाप जो कभी किसी को स्वयं को नहीं काटता है। संवृत चाप जो क्या करता है, स्वतः को नहीं काटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संवृत चाप बोलते हैं। अगर आपको कोई भी डायग्राम इस तरह से दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया जाए, ये भी स्वतः को नहीं काट रहा है, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास संवृत चाप होगा। अगर जैसे आपको ये दे दिया जाए, तो देखो ये खुद को काट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये संवृत चाप नहीं होगा, ये नहीं होगा, यह होगा और यह होगा। वो होता है हमारे पास संवृत चाप। वो क्या होता है, संवृत चाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आते हैं, अब एक प्रमेय है आपकी कौशी समाकलन प्रमेय। कौशी समाकलन प्रमेय क्या होती है, देखो। कौशी समाकलन प्रमेय कौशी समाकलन प्रमेय, पहले तो प्रमेय क्या कहती है वो लिखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, फिर समझेंगे। यदि एक ऐसे है संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र जी में, संबद्ध क्षेत्र जी में फलन एफ जेड विश्लेषक है एवं उसके अवकलज सतत हैं, तो जी में निहित, तो जी में निहित किसी संवृत कंटूर सी के लिए, किसी संवृत कंटूर सी के लिए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0। यानी ये प्रमेय ये कह रही है कि अगर आपको कोई फलन दे रखा है एफ जेड, और वो क्या है, विश्लेषक है आपका, और उसके अवकलज सतत हैं, यानी अगर आपके पास कोई विश्लेषक फलन है और उसका आप क्या निकाल रहे हो, किसी कंटूर यानी किसी भी वक्र के सापेक्ष आप क्या निकाल रहे हो, उसका समाकलन निकाल रहे हो, तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये सिद्ध करना है, यानी एफ जेड डी जेड क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। ये चीज़ सिद्ध करनी है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको प्रमेय सिद्ध करनी हो, तो सबसे पहले आप वो चीज़ लिया करो जो आपको दी हुई हो। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एफ जेड विश्लेषक फलन है। एफ जेड क्या है, विश्लेषक फलन है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो।
दिया माना एफ जेड इज इक्स टू यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई। अब देखो मैंने ये यू एक्स वाई में क्यों लिया फलन, इस यू एक्स वाई में इसलिए फलन लिया क्योंकि ये क्या दे रखा है, विश्लेषक फलन दे रखा है, और हमें पता है अगर इस फॉर्म में लेंगे तो हमें पता है कौशी रीमन समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यानी क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये होता है। अब मुझे क्या करना है, एफ जेड डॉट डी जेड को जीरो दिखाना है मुझे, यानी एफ जेड डॉट डी जेड, एफ जेड क्या है मेरे पास यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, ये तो एफ जेड है। और डी जेड क्या होगा, देखो जेड क्या होता है हमारे पास एक्स प्लस आई वाई होता है, तो जेड क्या डी जेड क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई, यानी इनका क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो यू एक्स वाई का इन दोनों के साथ होगा और वी एक्स वाई का इन दोनों के साथ होगा। तो यू एक्स वाई का पहले डी एक्स के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा यू एक्स वाई डी एक्स प्लस यू एक्स वाई किसके साथ करूँगा तो आई यू एक्स वाई डी वाई। अब फिर आई वी एक्स वाई का किसके साथ करूँगा डी एक्स का, डी एक्स के साथ तो वी आई वी डी एक्स, और देखो आई और आई कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस वी एक्स वाई डी वाई। ठीक है, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ इसको, ऊपर से क्या कर रहा हूँ मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट मिटा देता हूँ। अब देखना, तो हमारे पास एफ जेड डी जेड क्या आया, एफ जेड डी जेड जो आया मेरे पास क्या आया, देखो वास्तविक को वास्तविक के साथ ले लेता हूँ और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ ले लूँगा। तो वास्तविक क्या है मेरे पास यू एक्स वाई डी एक्स माइनस वी एक्स वाई डी वाई प्लस आई कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई सॉरी यू एक्स वाई डी वाई प्लस वी एक्स वाई डी एक्स, ये बचा। और हमें ये पता है कि क्या दिया हुआ है, विश्लेषक फलन दिया हुआ है, कि फलन विश्लेषक है, दिया हुआ है कि फलन क्या है हमारे पास विश्लेषक है। ठीक है, अब विश्लेषक है और अब उसने क्या कहा है कि ये जो इसका जो अवकलन है वो क्या है सतत है, अवकलन यानी एफ डैश जेड, एफ डैश जेड क्या होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर। ठीक है, ये आ गया। और हमें देखो ये दोनों चीज़ गिवन है कि एक तो चीज़ गिवन है कि फलन विश्लेषक है और दूसरी चीज़ इसका जो अवकलन है वो क्या है सतत है। और हमें पता है कि अगर फलन सतत है तो ये कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो यह क्या करेगा कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वस टू डेल वी अपॉन डेल वाई कॉमा डेल वी अपॉन डेल डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस मत लगाओ अभी। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स की क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, क्या लिख सकता हूँ माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे एफ डैश जेड, ये आएगा मेरा एफ डैश जेड। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर क्या होता है डेल पी अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स डी एक्स डी वाई। कहाँ से, ग्रीन थ्योरम, ग्रीन प्रमेय आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी। ग्रीन प्रमेय में क्या होता है कि अगर आपके पास इस टाइप से होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये सेकेंड ईयर में आपने ग्रीन प्रमेय पढ़ी होगी, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जब आप जाके देखना ग्रीन प्रमेय सेकेंड ईयर की किताब में जाके देखना ग्रीन प्रमेय ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास एफ जेड ये आया, यानी ये चीज़ आई, ये चीज़, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एफ डैश जी जेड, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ समाकलन लगाऊंगा तो इस चीज़ को देखो ये पी है और ये क्यू है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं पी और क्यू को, इसको लिख सकता हूँ माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स
माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, सॉरी, कि क्यू का एक्स के सापेक्ष, यानी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, इस चीज़ को लिख दिया डी एक्स डी वाई। देखो इसको P माना है मैंने और इसको क्या माना है, Q माना है, और इस ग्रीन प्रीमे से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसी फॉर्म का है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो Q मैंने P क्या मान लिया, P मान लिया मैंने U एक्स कोमा वाई, ठीक है, और Q मान लिया मैंने माइनस V एक्स कोमा वाई। तो ग्रीन प्रीमे क्या कहती है कि अगर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के फॉर्म में अगर आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाले का एक्स के सापेक्ष क्या करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, और माइनस करके दूसरे वाले का क्या करो, वाई के सापेक्ष अवकलन करो। तो वही किया है मैंने। इसको अगर मैंने क्यू माना था तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, और इसको अगर क्यू माना था तो इसका वाई के सापेक्ष, इसको पी माना था तो इसका वाई के सापेक्ष अवकलन कर दिया। प्लस इस चीज़ को भी क्या है, इसको पी मान लो और इसको क्या मान लेते हैं, क्यू। इसको पी मान लें और इसको क्यू मान लें, तो आयोटा तो बाहर ले लो, इसका क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अब देखो कौशी रीमान समीकरण से डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, और माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई चल ही रहा है हमारे पास, डी एक्स डी वाई। प्लस अब यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह, एक सेकंड यहाँ गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, गलती कर दी अपन ने कहीं, यहाँ आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, वी प्लस यू आएगा यहाँ पे, वी प्लस यू, हाँ, तो वी प्लस यू आएगा यहाँ पे। इसको पी माना है, इसको पी माना है, इसको क्यू मानूंगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई पहले से है ये, और ये डी एक्स डी वाई। और हमें पता है देखो ये जीरो हो जाएगा, कट जाएंगे एक दूसरे से, और ये भी कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, हमारे पास क्या सिद्ध हो के आ गया, तो हमारे पास क्या सिद्ध हो के आ गया, इंटीग्रेशन एफ डैश डी जेड इज इक्वस टू जीरो डी एक्स डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जीरो डी एक्स डी वाई। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ जेड डी जेड इज इक्वस टू जीरो, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। यानी कौशी रीमान समीकरण ये कहती है, कौशी समाकलन प्रमेय, देखो स्टेटमेंट क्या होता है कौशी समाकलन प्रमेय का, कौशी समाकलन प्रमेय ये कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ जेड, कोई फलन है एफ जेड, और वो क्या है, विश्लेषक है, और उसका अवकलन क्या है, सतत है, तो हमारे पास जो समाकलन की वैल्यू होगी एफ जेड डी जेड होगा, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये आपको याद रखना है। तो कई बार आपको जैसे अभी पेपर में तो आपके इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन जैसे आप इन जेम का एग्ज़ाम दो या कोई बीएचयू का एग्ज़ाम दो, या इसके अलावा भी बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मास्टर्स के लिए, एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन ये कंफर्म आता है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कि हमारे पास अगर कोई एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, यानी विश्लेषक फलन दे रखा है, आपको जैसे क्वेश्चन ये आता है कि एफ जेड आपके पास कोई विश्लेषक फलन है, तो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड क्या होगा, तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू ऑप्शन करनी होती है जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे को प्रमेय पता है, कौशी समाकलन प्रमेय ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई फलन विश्लेषक है तो उसका समाकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्लोज कंटूर के अंदर, यानी सवृत चाप के सवृत कंटूर के अंदर, ठीक है। ये होती है कौशी की कौशी समाकलन प्रमेय। अब आती है कौशी गुरसा प्रमेय या कौशी का मूल प्रमेय। अब लिखते हैं कौशी का मूल प्रमेय। ये तो हो गई कौशी समाकलन प्रमेय, इसको याद रखना, इसका प्रूफ भी याद रखना, इसका प्रूफ भी आता है कई बार पेपर में, ठीक है। बहुत इजी प्रूफ है, कुछ नहीं है, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो सैटरडे को आप मेरे से डाउट क्लासेस में पूछ सकते हो। देखिए अब है कौशी गुरसा प्रमेय, या कौशी का
मूल प्रमेय, पहले प्रमेय लिख आते हैं। ठीक है, क्या कह रही है प्रमेय? कहती है कि यदि एफ जेड किसी एकशः समबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषक है एवं जी में सी कोई संवृत कंटूर हो तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास कोई एफ जेड विश्लेषक फलन है और जी में कोई, तो यानी इस तरीके से क्या होगा कि ये दोनों प्रमेय क्या हो गई, सेम हो गई, यानी दोनों का स्टेटमेंट सेम है, तो इसका भी प्रूफ क्या होगा, जो अभी हमने करवाया वही इसका प्रूफ होगा। यानी बस दोनों ने क्या किया है, नाम अलग अलग दिया है, यानी इसने क्या मूर्छा आ गया, यानी इसमें क्या एक मैथमेटिशियंस और आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ने स्टेटमेंट तो सेम दिया था। यानी अगर कोई आपके पास विश्लेषक फलन है तो उसका हमेशा समाकलन क्या होता है, 0 होता है। अगर आप इसका प्रूफ किया जाए, अगर आपके पेपर में प्रूफ आ जाए तो इसमें वही प्रूफ आएगा जो अभी मैंने किया है, क्योंकि इसमें भी क्या दे रखा है, विश्लेषक फलन दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको विश्लेषक फलन दे दिया जाए तो उसका समाकलन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अगर आपको समाकलन ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, तो और आपको कोई फलन दे दिया जाए एफ जेड, तो आप सबसे पहले क्या चेक करो, आप चेक करो कि वह विश्लेषक फलन है या नहीं है। अगर वह विश्लेषक होता है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि इसका समाकलन क्या होगा, हमेशा एक 0 होगा। ठीक है, चलिए, इसमें प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रूफ इसका करना है आपको। प्रूफ कौन सा आएगा, जो पहले करवाया वही प्रूफ इसमें आएगा। ठीक है, तो वो देख लेना, इसमें भी वही प्रूफ लिख लेना जो इससे पहले करवाया, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों का सेम है, बस वहां पे अवकलनीय सतत था, यहाँ अवकलनीय सतत नहीं है, इतना फर्क है बस इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं आपकी में कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चलिए, एक प्रमेय और है, एक प्रमेय और है। प्रमेय का स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। प्रमेय का स्टेटमेंट, प्रमेय क्या कह रही है, देखो प्रमेय यहां लिखवा देता हूं। प्रमेय देखो, इसमें तो वही लिखना है जो पुराने वाला, जो इसका प्रूफ है इसका पुराना वाला ही लिखना है, जो अभी जस्ट पहले करवाया था, इसमें वही प्रमेय, उसमें वही इसका प्रूफ होगा। जैसे स्टेटमेंट दे रखा है, फलन एफ जेड के किसी एकशः समबद्ध क्षेत्र जी में अनिश्चित समाकलन प्राप्त करने के लिए अनिश्चित समाकलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि एफ जेड क्षेत्र जी में विश्लेषक हो, साथ ही एफ जेड के कोई दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर रहता है।
अचर का अंतर रहता है। ये इसका प्रमेय का है। प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फलन एफ के किसी एक संबद्ध क्षेत्र जी में अनिश्चित समाकलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि एफ क्षेत्र जी में विश्लेषक हो। यानी ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी सम्मिश्र फलन का अगर आपको समाकलन करना है तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि उसका विश्लेषक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वह विश्लेषक फलन नहीं होगा तो वह उसका समाकलन आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि किसी भी फलन का अगर आपको पूछ लिया जाए समाकलन, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि वह विश्लेषक फलन है या नहीं है। अगर वह विश्लेषक फलन है तो ही हम कहेंगे इसका समाकलन हो सकता है। अगर वह विश्लेषक फलन नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि इसका समाकलन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। साथ ही एफ के कोई दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर रहता है। यानी इसके बाद क्या होगा कि पहली चीज़ तो आप क्या चेक करोगे कि वह विश्लेषक फलन है या नहीं है। दूसरी चीज़, समाकलन के लिए ज़रूरी है कि अगर आप दो अनिश्चित समाकलनों का अंतर निकालो तो वो हमेशा क्या आएगा, अचर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने दो सम्मिश्र फलन लिए और उन दोनों का क्या निकाला, समाकलन निकाला, तो आपको कोई चर राशि मिल जाए, या तो जेड मिल जाए, एक्स मिल जाए, वाई मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगी, चर राशि मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है अनिश्चित समाकलन जब करते हैं तो उसमें वैल्यूज आएंगी जेड के, वो कट पिट के क्या बन जाएंगी, अचर बन जाएंगी। तो इस प्रमेय में ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी फलन है और आप कोई भी आपके पास क्या है, सम्मिश्र फलन है, तो उसके लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त ये है समाकलन होने के लिए कि सबसे पहली शर्त तो ये कहती है कि उसका विश्लेषक होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर वह फलन विश्लेषक है तो ही हम उसका क्या निकाल सकते हैं, समाकलन निकाल सकते हैं। अगर वह फलन विश्लेषक नहीं है तो उसका समाकलन भी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दो समाकलन का अंतर निकाल रहे हो तो हमेशा क्या देना चाहिए, अचर संख्या देनी चाहिए, अचर मिलना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि वेरिएबल मिल जाए, कुछ चर मिल जाए, क्या मिलना चाहिए, अचर मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहती है, प्रमेय कहती है। तो ये प्रमेय आपको पेपर में इस तरीके से पूछी जा सकती है कि किसी भी सम्मिश्र फलन के समाकलन निकालने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त बताइए। पर्याप्त तथा आवश्यक शर्त क्या है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किसी भी सम्मिश्र फलन के समाकलन करने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त बताइए। ठीक है, तो पर्याप्त शर्त तो ये है कि अगर किसी भी सम्मिश्र फलन का आपको समाकलन निकालना है तो पर्याप्त शर्त तो ये है कि उसका विश्लेषक फलन होना बहुत जरूरी है। यानी जो आपको सम्मिश्र फलन दे रखा है वो विश्लेषक होना चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त ये है कि अगर किसी का समाकलन निकालना है तो अगर दो समाकलनों के बीच का अंतर अगर अचर संख्या आती है या अचर नंबर आता है तो हम क्या कह देंगे, उसका समाकलन क्या होगा, पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। इसका प्रूफ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इसका प्रूफ आपको खुद को करना है, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा। किताब में है, किताब में से देख के करना, समझ के करना, मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में भी दूंगा मैं इसको, पहले बोल दे रहा हूँ। मैं टेस्ट में नहीं सुनूंगा कि आपने किया नहीं या हमने पूछा नहीं, कुछ नहीं किया। टेस्ट में दूंगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसको आपको प्रूफ खुद करना है, प्रूफ मुझे दिखाना है एक बार सैटरडे को जब मैं क्लास लेने आऊँगा तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं कि अब जो मैंने आपको थ्योरी लिखा दी, ये दो तीन प्रमेय हैं आपकी, और जो भी होगी मैं सैटरडे को आपको टेक करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स सारी यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की बात। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें, देखो अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन है सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 dz का मान ज्ञात कीजिए जहां कंटूर सी बिंदुओं 0 0 0,0 एवं पाई a 2a के मध्य चक्रज x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर
ए 1 माइनस कॉस थीटा का एक चाप है, का एक चाप है, इसको निकालना है हमें, ठीक है, एवेल्युएट करना है, यानी इसका मान निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो अब इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले तो जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं इनको लिखो, आप ऐसे बनाओ। देखो 0 0 यहाँ होगा, ठीक है, 0 0 यहाँ पे है, और पाई ए कोमा 2a, यानी एक्स एक्सिस पे पाई ए रहा होगा, और यहाँ पे कहीं क्या रहा होगा, 2a रहा होगा। तो यानी ये पॉइंट यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे आया होगा ये पॉइंट, पाई ए कोमा 2a, पाई ए कोमा 2a। तो हमारे पास जो ग्राफ बना वो ये बना इस टाइप से, ठीक है, हमारे पास जो ग्राफ बना वो किस टाइप से बना, इस टाइप से। तो हम यानी यू जा रहे हैं, यू जा रहे हैं और यू जा रहे हैं। तो यानी हमें पहले तो इनके बीच में निकालना है, फिर इनके बीच का निकालना है, फिर इनके बीच का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है। अब देखो समाकलन कैसे करते हैं सम्मिश्र संख्याओं में, ऐसे आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है, देखो पहले में अगर यहाँ की बात करें, पहले भाग की, तो इसमें एक्स एक्सिस आ रहा है, इसमें एक्स अक्ष आ रहा है, वाई अक्ष नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स अक्ष आ रहा है, वाई अक्ष नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या लूंगा, पहली चीज क्या लिखूंगा मैं, पहले के लिए निकाल रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल रहा हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, इस रेखा पर y बराबर 0। अब हमें पता है z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, y 0 रख दूंगा तो z बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और dz क्या होता है, dx प्लस आई डी वाई, वाई 0 है तो dz क्या हो जाएगा मेरे पास, dx, ठीक है, dz क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, dz क्या हो जाएगा, dx, dz क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और z बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दूं मैं। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, 0 से पाई ए, 0 से पाई ए, 0 से पाई ए जा रहा हूँ, ठीक है। तो z की जगह क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर, एक्स रख दूंगा z की जगह, तो x प्लस 3x प्लस 2, और dz की जगह क्या आ जाएगा, dx प्लस। अब बात करते हैं इस वाले की, इस वाले की, इस वाले भाग की बात करते हैं। देखो यहाँ पे x एक्सिस नहीं है, यहाँ पे x तक 0 है, और y क्या है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे क्या है, y क्या है, 2a है, यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे क्या है, x बराबर 0 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और डी एक्स बराबर 0 होगा, तो dy कितना हो जाएगा, dz, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, 0 से लेके 2a तक। तो यहाँ पे z की जगह क्या रखूँगा, y, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डी वाई। अब इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, इस वाले की बात करते हैं, अगर सेकंड की बात करें हम यहाँ से क्या जा रहे हैं, पाई ए से कहाँ जा रहे हैं, पाई ए से जा रहे हैं 2a की तरफ, पाई ए से कहाँ जा रहे हैं, 2a की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटाओ अभी। अब दूसरे की बात करूँगा, इसको काउंट मत करो, इसको मत करो, क्योंकि ये हमारे पास ग्राफ नहीं है, ये वाला है सिर्फ, इस टाइप से हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गए हम यहाँ पे पाई ए से 2a, तो z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई, और x बराबर क्या है यहाँ पे, पाई ए, x बराबर पाई ए, तो z क्या हो जाएगा, पाई ए प्लस आई वाई। डी जेड क्या होता है मेरे पास, x प्लस डी एक्स प्लस आई वाई, तो डी जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई डी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डी वाई। अब इन सब की वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ। देखो पहले के लिए क्या किया मैंने, पहले तो मैंने इसके x एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया था जब y 0 था, तो यहाँ पे क्या लेता है, 0 से पाई ए, z की जगह क्या रखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डी एक्स प्लस। अब यहाँ पे क्या जा रहा हूँ, y एक्सिस है, तो 0 से लेके 2a तक, z की जगह क्या रखूँगा मैं, पाई ए प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 पाई ए प्लस आई वाई प्लस 2 आई डी वाई, आई डी वाई, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका समाकलन करके देखना आप,
समाकलन सबको आता होगा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो मुझे बताना, अच्छा नहीं लगेगा तो आपको आता होगा समाकलन। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। इसको सॉल्व करके देखना। देखो एक्स की जगह क्या दे रखा था आपको, एक्स की जगह जो दे रखा था उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। एक्स की जगह दे रखा था आपको जो भी दे रखा था a1 थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास आएगा, चलो मैं ही करवा देता हूँ पूरा एक बार, ये मैं ही करवा देता हूँ, इन सबको मिटा देता हूँ यहाँ से, सिर्फ इस चीज़ को लिखूंगा, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेता हूँ बस। अब देखो ये चीज़ आई मेरे पास, ठीक है, तो हमारे को x क्या दे रखा था, अब मुझे x दे रखा था a थीटा प्लस साइन थीटा, और y दे रखा था मुझे a 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा a 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, और dy क्या हो जाएगा यहाँ पे a 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, इनकी वैल्यू पुट करने पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो उसका डायरेक्ट आंसर आएगा 1/3 पाई a प्लस 2ai का क्यूब प्लस 3/2 पाई a प्लस 2ai स्क्वायर प्लस 4ai, ये इसका आंसर आएगा। इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ऐसे समाकलन करते हैं सम्मिश्र संख्याओं का, जो आपको दे रखा होता है उस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये हुआ आपका समाकलन। नेक्स्ट क्लास में एक बार और समझा दूंगा मैं इस क्वेश्चंस को, और एक दो क्वेश्चन और करेंगे समाकलन के कैसे करते हैं। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो देखना एक बार कैसे किया है, उसके बाद अपन कल और नेक्स्ट क्लास में इसको समझा देंगे समाकलन होता कैसे है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।